हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 का हमारा अध्याय 3 है संख्याओं की कहानी। आज हम करेंगे पेज नंबर 76 से लेके आज 77 और उसके बाद हिंदू संख्या पद्धति को समझेंगे। उसके बाद जो हमारे लास्ट में पता लगाई है इसको भी हम इसी वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चीनी संख्या पद्धति को। चीनी संख्या पद्धति में देखो दो होते हैं, एक होता है हमारा जोंग और एक होता है हैंग। तो जो जोंग होता है ना वो इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से लिखते हैं, एक इस तरीके से, दो इस तरीके से, तीन इस तरीके से। लेकिन जो हैंग होता है ना, हैंग को हम इस तरीके से, यानी कि जो लेटी हुई लाइन है ना ऐसी ये बनाते हैं। इसमें खड़ी लाइनें बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 पे आके ऐसे, 7 पे ऐसे, 8 पे ऐसे, 9 पे ऐसे। लेकिन हैंग में क्या होता है, हैंग में जो है लेटी हुई लाइनें 1 2 3 4 फिर 6 पे क्या कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, 7 ऐसे, 8 ऐसे, 9 ऐसे। तो सारी लेटी हुई लाइनों से हैंग बना हुआ है। तो जैंग और हैंग जो होता है इसी का चाइना में के अंदर जो है चीनी संख्या पद्धति यही है। हम इसे कैसे पढ़ा जाएगा, अब इसको हैंग में क्या पढ़ोगे आप, 2 पढ़ोगे, और जैंग में इसको क्या पढ़ोगे, 6 पढ़ोगे। हैंग में इसको क्या पढ़ोगे, 3 पढ़ोगे, और जैंग में इसको क्या पढ़ोगे, 4 पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 6 3 4। तो अब अगर हम नीचे देखें तो जो चीन की संख्या पद्धति होती है उसका भी जो आधार यहाँ पे इन्होंने हमें 10 बता रखा है। जैसे कि संकेतित संख्याओं की स्थिति, अब 10 की घात यहाँ पे दे रखी है 3, तो 10 की घात 3 गुणा 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घात 3 का मतलब हो गया 2000। ये 10 की घात 3 का मतलब 1000, उसको 2 से गुणा करोगे 2000। 10 की घात 2 का मतलब हो गया 100, 100 को 6 से गुणा करोगे 600, 10 को 3 से गुणा करोगे 3 और 4 को 1 से गुणा करोगे तो 2634 ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर हम ये क्या समझा रहे हैं कि अगर आपको 2634 लिखना है ना तो आप इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। 4 के लिए आप ऐसे जोंग बना दोगे, 3 के लिए हैंग। अभी इसका मतलब क्या है कि जो जोंग और हैंग है ना इनका आधार जो है वो 10 ही है, इनका आधार क्या है, 10 है। अब आपको देखो इसको कैसे समझोगे, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर होता है, जैसे कि मैंने लिख दिया 4 3 2 6 7। हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 ऐसे पढ़ते हैं ना। अब इनमें क्या होता है कि पहला नंबर जो होता है वो जैंग होता है, जोंग होता है। दूसरा क्या होता है, हैंग होता है। फिर क्या होता है, फिर जोंग होता है। फिर क्या होता है, फिर हैंग होता है। फिर क्या होता है, फिर जोंग होता है। यानी कि एक पहला नंबर जोंग आएगा, फिर हैंग आएगा, फिर जोंग आएगा, फिर हैंग आएगा, फिर जोंग आएगा। ऐसे आया, पहले जोंग, फिर हैंग, फिर जोंग, फिर हैंग, ऐसे आया। और इनकी संख्या पद्धति भी ऐसी है कि पहले ये इकाई का है, फिर ये दहाई है, फिर ये यहाँ पे इकाई दहाई ये सैकड़ा है और ये हज़ार है। इसी तरीके से इनका भी आधार 10 है, जैसे कि हमारा हिंदू संख्या पद्धति में भी 1000 जो हमारा आधार होता है वो 10 का होता है। तो इनका भी वैसा ही है, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि पहले जोंग, फिर हैंग, फिर जोंग, फिर हैंग। इसलिए जब इनके सामने ये नंबर आया 2634 तो सबसे पहले इन्होंने जोंग का इन्होंने लिखा। तो जोंग में 4 ऐसे लिखते हैं। फिर इनका दूसरा आया हैंग 3, तो हैंग उसमें ऐसे लिखते हैं। फिर आया जोंग, अब जोंग में 6 जो है वो ऐसे लिखते हैं। फिर आया 2 जो है वो हैंग में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से इसी आधार के 10 के आधार पे इन्होंने इसको किया। तो बस चीन की संख्या पद्धति में जो है वो इतना सा ही है। और इसके बाद जब हम करेंगे वो देखो हिंदू संख्या पद्धति। हिंदू संख्या पद्धति तो आपको सबको आती है। इसका आधार क्या है हमारा 10। इसमें 10 प्रतीक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9, ये आपको सबको पता है। अब ये संख्या में दे रखी है 375। इसे कैसे पढ़ा जाता है, ये इकाई के स्थान पे, ये दहाई के स्थान पे, ये सैकड़ा के स्थान पे। तो इसलिए इसके 1 10 और 10 की घात 2 है। तो यहाँ पर हमारा ये 5 गुणा 1 7 गुणा 10 गुणा 7 और 10 की घात गुणा 3 हो गया, यानी कि 100 गुणा 3 हो गया। तो 375 जो है वो ऐसे लिखते हैं। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये आपको पहले से ही आती है हिंदू संख्या पद्धति। अब हम देख लेते हैं इसका पता लगाइए, जिसमें ये 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न हमें यहाँ पे दे रखा है कि आपके विचार से चीन के लोग जैंग और हैंग प्रतीकों को एकांतर रूप से क्यों प्रयोग करते हैं। यदि मात्र जैंग प्रतीकों का ही प्रयोग किया जाता तो, यानी कि अब हमने देखा था ना उसमें जैंग भी है और हैंग भी है, जोंग और हैंग। तो जोंग और हैंग वो कह रहे हैं दोनों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता वो सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करें,
यदि मात्र अगर जोंग का ही इस्तेमाल किया जाए उसके प्रतीकों का, तो 41 को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है? फिर हम 41 को कैसे प्रदर्शित करेंगे? यदि दो क्रमिक स्थानों के मध्य कोई सार्थक अंतराल ना हो तो क्या इस संख्या की किसी अन्य प्रकार की व्याख्या की जा सकती थी? तो पहले तो उन्होंने यही बोला है कि जोंग और हैंग दो अलग अलग प्रतीक क्यों हैं। अगर हमें सिर्फ जोंग में 41 लिखना है, अगर मान लो अगर सिर्फ जोंग में 41 लिखना हो तो 4 कैसे लिखते हैं? जोंग में 4 ऐसे लिखते हैं, 1 2 3 4। अब 1 कैसे लिखेंगे? 1 भी ऐसे ही आएगा। अब मैं अगर इसके साथ ऐसे थोड़ा सा गैप दे के अगर मैं 1 लिख दूँ, बीच में थोड़ा सा यहाँ पे अंतराल दे दूँ, अगर मैं लिख दूँ तो क्या मुझे पता चलेगा यहाँ पे? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इसलिए वो जैंग और होंग दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं, जोंग और हैंग का, ताकि यहाँ पे कोई भी पढ़ने में या लिखने में समस्या ना आए। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि जो चीन के प्राचीन संख्या पद्धति में जोंग और हैंग प्रतीकों का एकांतरण प्रयोग किया जाता था ताकि अलग अलग स्थानों के अंकों को आसानी से पहचाना जा सके। यदि केवल जोंग प्रतीकों का प्रयोग किया जाता तो 41 को 4 दहाइयों और 1 इकाई के रूप में पहचानना कठिन होता। सभी रेखाएं एक जैसी दिखाई देती और संख्या की गलत व्याख्या हो सकती थी। इसलिए दो अलग अलग प्रतीकों का एकांतरण प्रयोग करने से संख्या का स्थानीय मान स्पष्ट रहता था, इसलिए वो अलग अलग इस्तेमाल करते थे। अब दूसरा प्रश्न देखो, जो कि हमने इसके अंदर उकासर और उरापोन हमने समझा था ना। तो उकासर और उरापोन के अंकों के रूप में लेकर एक आधार 2 वाली स्थानीय मान पद्धति बनाइए। इस पद्धति की तुलना गुमुलगुल पद्धति से कीजिए। जो उकासर और उरापोन है ना, वो गुमुलगल की ही पद्धति है, लेकिन अब हमें जो है इसके आधार 2 लेना है और उसके बाद आधार 2 लेने के बाद हमें इसके साथ इसकी तुलना भी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम गुमुलगुल की संख्या पद्धति लिख लेते हैं। उसके अंदर उकासर 1 था, उरापोन 2 था, लेकिन अब जो हम आधार 2 की संख्या पद्धति बना रहे हैं ना, उसमें उकासर 0 लेंगे, उरापन 1 लेंगे। ठीक है, 0 और 1। ये प्रणाली क्या है? ये बाइनरी संख्या प्रणाली जो कि हमारे कंप्यूटर में यूज़ होती है। यह प्रणाली बाइनरी संख्या प्रणाली की तरह ही काम करती है, जहाँ दाएं से बाएं प्रत्येक स्थान 2 की बढ़ती घातों को दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पे 2 की घात 0 तो 1, 2 की घात 1 है तो 2, 2 की घात 2 है तो 4, 2 की घात 3 होगी तो 8। ये ऐसे ऐसे जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब संख्या 1 को उरापन, संख्या 1 को उरापन लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 1 को उरापोन लिया है। 2 को लिखना होगा तो हम इसको कैसे करेंगे? उरापोन और उकासर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे हम 2 को उरापोन और उकासर? क्योंकि यहाँ पर हमारा आधार 2 है, तो आधार 2 है तो आप इसको 2 से ही गुणा करो। तो 2 एकम 2 आ गया, नीचे क्या आया? 0। तो क्या आया हमारा? 1 आया और एक 0 आया। तो हम एक उरापोन लिखेंगे, एक उकासर लिखेंगे। अब जब आप 2 को 3 से भाग दोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 1 बच जाएगा नीचे। तो 1 को 1 लिखना पड़ेगा आपको 3 लिखने के लिए, तो उरापोन और उरापोन लिखना पड़ेगा। ऐसे जब आपको 4 लिखना होगा तो यहाँ पर आप इसको भाग करके देख लो तो क्या आ जाएगा? नीचे 0। तो 2 और 0 आ गया। तो 2 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 लिखने के लिए पहले हमें यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या आया? 2 और 0 आया ना। तो 2 लिखने के लिए पहले हमें यहाँ पे उरापन और उकासर लिखना पड़ेगा। 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? उरापन और उकासर लिखना पड़ेगा। और फिर हमारा 0 आया, 0 के लिए फिर हमें यहाँ पे उकासर लिखना पड़ेगा। तो ये जो है ना हमारी 2 के आधार पे हम इस तरीके से अपनी संख्या पद्धति उन्होंने बनाने के लिए बोला था, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। अब इसकी तुलना भी करनी है गुमुलगुल से, तो कैसे करोगे यहाँ पे तुलना? यदि हम इसकी तुलना गुमुलगुल से करें, संख्या प्रणाली में बहुत बड़ा अंतर है। गुमुलगुल संख्या प्रणाली में स्थानीय मान का उपयोग नहीं किया जाता, जैसे कि वहाँ पर स्थानीय मान नहीं है, जिसको हम प्लेस वैल्यू सिस्टम कहते हैं, वो नहीं है, बल्कि संख्याओं के निर्माण के लिए उकासर और उरापोन के समूहों का उपयोग किया जाता है। वहाँ पे क्या करते हैं कि उकासर लिखना है तो 1, उरापोन लिखना है तो 2, 3 लिखना है तो उकासर और उरापोन कर देते हैं, उसको जोड़ देते हैं आपस में। तो उसके अंदर जो है ना गुमुलगुल संख्या प्रणाली में स्थानीय मान का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये जो है उन दोनों के आपस में तुलना है। अब यहाँ पे प्रश्न 3 देखो, बताइए कि किस प्रकार आपके दैनिक जीवन में और किन व्यवसायों में हिंदू संख्या और 0 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
यदि हमारी संख्या पद्धति में जीरो का आविष्कार या कल्पना नहीं हुई होती तो हमारा जीवन कैसा होता, मतलब कितना भिन्न होता। जैसे कि हमारे पास तो जीरो है, अगर मान लो वो जीरो नहीं होता, यदि हिंदू संख्या को जीरो का आविष्कार नहीं हुआ होता तो बड़ी संख्याओं की गणना करना बहुत कठिन होता। आधुनिक विज्ञान, तकनीक, कंप्यूटर, व्यापार और संचार का विकास भी बहुत अलग और कठिन होता। ठीक है, फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी ना, अगर जीरो ही नहीं होता तो कितने सारे काम हमारे यहाँ पे इसमें रुक सकते थे। अब प्रश्न 4 यहाँ पे क्या कहता है, प्राचीन भारतीयों ने हिंदू संख्या पद्धति के लिए संवत आधार 10 है, हमारा बेस 10 है ना, किया होगा क्योंकि मनुष्य की 10 उंगलियां होती हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने 10 आधार रख दिए, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो कि अगर मनुष्य की 8 उंगलियां होती तो क्या होता, तब हम संख्या कैसे लिखते। यदि हम आधार 8 का उपयोग करते तब हिंदू संख्या कैसे लिखते, आधार 5 का उपयोग करते तो फिर संख्या कैसे लिखते। आधार 10 वाले हिंदू संख्या को 25 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना हम। लेकिन अगर आधार 8 होता या आधार 5 होता या आधार 2 होता तो फिर हम 25 को कैसे लिखते। ठीक है, ये हमें इसके अंदर बताना है। देखो ये भी बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। यदि मनुष्य के पास 8 उंगलियां होती तो संभवतः आधार 8 होता, संख्या पद्धति का प्रयोग करते। अब 25 अगर आधार 10 है तो 25 को आप 25 ही यहाँ पर लिखोगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 10 को 25 से भाग देती हूँ तो क्या आ जाएगा 20 आ गया। यहाँ पे 2 पे बचा 5, तो 2 और 5 25 बन गया। अब मान लो आधार मेरा हो गया 8, अब मैं 25 से भाग देती हूँ तो 8 दिया क्या हो जाएगा 24, बचा क्या 1, तो 3 और 1 31, मतलब हमारे लिए तो ये, हम तो इसको 31 बोलेंगे। तो उस समय पे अगर 25 लिखना होता, अगर आधार 8 होता तो फिर 25 हम ऐसे लिखते। आधार 5 होता तो 5 से गुणा करके देख लो 25 को, तो 5 बच्चे क्या हो जाता है यहाँ पे 25, तो नीचे क्या आता है 0, तो क्या बन गया 5 और 0। उसके बाद 25 को आधार -2 में, अब अगर मान लो यहाँ -2 नहीं, ये 2 है, यहाँ पे 2 है, अगर मान लो आधार होता 2 तो फिर 25 कैसे लिखते, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पहले 1 फिर यहाँ पे 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 121 ऐसे। फिर हम 25 जो है वो इस तरीके से लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पूरा अध्याय जो है वो पूरा हो गया है। लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।